विभिन्न प्रकार के क्लेश जो मेरी वृत्तियों को क्लिष्ट बना देते हैं, वो सब हटने लगते हैं। वृत्तियों को क्लिष्ट बनाने वाले कारक समाप्त होने लगते हैं सत्व की उद्रेक होने से, सत्व के निरंतर बढ़ते जाने से। इसलिए जो योग की साधना में रत रहते हैं, उनका आहार विहार व्यवहार सात्विक होता जाता है। उस अवस्था में उनकी चित्त में उठने वाली वृत्तियां वो अक्लिष्ट होती हैं। अब ये जब अवस्था बढ़ती जाती है, तब आप देखिए, पीछे हम चित्त की भूमियां पढ़ के आए हैं। जो योग दर्शन के हिसाब से आप समझ लीजिए एक तरह से चेतना के क्षेत्र हैं वो। पहली भूमि, अच्छा मैं वैसे ही विद्यार्थियों से कभी कभी बीच में पूछता हूं, क्या चित्त की भूमियां समृद्ध हैं? आप में से कोई बता सकता है कि पहली चित्त भूमि का नाम क्या है? एनीवन? क्षिप्त। क्षिप्त, वेरी गुड। और दूसरे क्या है? मूढ़, मूड। विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। वेरी गुड। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जब चित्त जो है ना क्षिप्त और मूढ़ भूमियों में होता है, वो उस स्तर पर है। तब हमें पता है कि क्षिप्त की अवस्था, रजोगुण उसको इधर उधर फेंक रहा है, चित्त को कहीं ठहर नहीं रहा चित्त। क्षिप्त का मतलब है फेंका हुआ। तो उस अवस्था में, अर्थात चित्त की क्षिप्त अवस्था में, जो भी हमारे चित्त में वृत्तियां बनेंगी, जो भी अनुभव बनेंगे, वो वास्तव में क्लेशकारी होंगे, क्लिष्ट वृत्तियां होंगी। और मूढ़ अवस्था में, चित्त की मूढ़ अवस्था में भी वृत्ति जो है ना वो क्लिष्ट ही होगी, क्योंकि वो मूढ़ता उत्पन्न, उस समय हमारा चित्त जो है, जिसे हम कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, कहते हैं ना, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो जो अवस्था होती है। कंफ्यूजन, उसमें भी क्लेश ही होता है। इसके बाद जब हम विक्षिप्त भूमि, विक्षिप्त भूमि का मतलब है कि किसी एक विशेष दिशा में फेंका हुआ, मतलब चित्त को कहीं एक डायरेक्शन मिल गया है। क्षिप्त में तो इधर उधर था मामला, लेकिन क्षिप्त और मूढ़ से थोड़ी उच्चतर अवस्था है विक्षिप्त की, अर्थात एक विशिष्ट दिशा में चित्त जा रहा है, थोड़ी देर ठहर जाता है उस दिशा में, लेकिन फिर लौट आता है। तो जब आप किसी एक विशेष दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सत्व उद्रिक्त हो रहा है, आप किसी एक विशेष विषय पर फोकस कर रहे हैं, तो आप सुख की अनुभूति करेंगे। और जैसे ही लौट आएंगे, तो ये जो वृत्ति है ना, ये तो आप समझ लीजिए क्लिष्ट उस अवस्था में कुछ समय के लिए, जब सत्व बढ़ रहा था, आप एक किसी विषय पर फोकस कर रहे थे, अपने चित्त का ध्यान लगाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो जितनी देर ध्यान की अवस्था रही, जितनी देर आप रहे वहां, उतनी देर आपने सुख का अनुभव किया, और फिर आप, तो ये क्लिष्ट अक्लिष्ट जैसी चीज हो गई।
लेकिन उससे अगली जो अवस्था है वो एकाग्र अवस्था है। ये अवस्था तो वास्तव में हम सब प्रत्येक लौकिक व्यक्ति को प्राप्त करनी चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एकाग्र अवस्था, जहां हम इसे योग के संदर्भ में नहीं, अब मैं बिल्कुल बड़े सामान्य संदर्भ में, एक बड़े संदर्भ में इसको कह रहा हूं। अपने जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना, क्योंकि योगी का लक्ष्य तो कैवल्य प्राप्त करना है, तो योगी तो वहां जा रहा है। लेकिन हम सब लोग जो कैवल्य की तरफ नहीं भी जा रहे, लेकिन हमने अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, वो लक्ष्य हमें बिना एकाग्रता के नहीं मिलेंगे, बिना चित्त की एकाग्रता के प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि हम वास्तव में फिर अपने लक्ष्य पर ही अपने चित्त को एकाग्र कर देंगे। एक मिनट, कोई विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है क्या? नो। तो एकाग्र, अब आप कहेंगे इससे अगली जो अवस्था है, जो निरुद्ध अवस्था है, वो वास्तव में चित्त का पूरी तरह से ठहर जाना है। आप चित्त समाप्त हुआ समझ लीजिए, चित्त में कोई वृत्ति उठ ही नहीं रही है, तब तो आप अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाते हैं। इसलिए आचार्य ने जब योग की परिभाषा किया, योगस् चित्त वृत्ति निरोध, तब आगे का तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि चित्त की जब निरुद्धा, चित्त की समस्त वृत्तियां जब रुक जाती हैं, जब चित्त की निरुद्ध अवस्था आ जाती है, तो तदा तब जो है ना, दृष्टु, जो दृष्टा है, जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, उसका स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, वो अपने में ही ठहर जाता है, उसका अपना वास्तविक रूप उसको दिखने लगता है। तब हम शुद्ध चैतन्य हो जाते हैं। ये कैवल्य की अवस्था है। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात होते हुए अब समाधिस्थ हो जाते हैं, तब आत्मा अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, अपना उसका शुद्ध रूप। तब वो प्रकृति के रूप से अलग कर लेता है अपने को। लेकिन जब ये निरुद्ध अवस्था नहीं होती है, तब क्या होता है, इसको मैं बता रहा हूं आपको। ये इसको कहा वृत्ति सारूप्य, अर्थात निरुद्धावस्था से भिन्न अवस्था में जो चैतन्य है, जो पुरुष है, जो आत्म तत्व है, उसका वृत्ति सारूप्य हो जाता है, वृत्तियों जैसा रूप हो जाता है, वृत्तियों का रूप धारण कर लेता है। चित्त में जो जो वृत्ति उठती है, वैसा ही वो स्वयं अपने को अनुभव करने लगता है। चित्त में कोई सुख वृत्ति बनी तो वो कहता है अहम सुखी, मैं सुखी हूं, आई एम वेरी हैप्पी। चित्त में कोई दुख की वृत्ति बनी तो आई फील वेरी सैड। कभी मैं कुछ अनुभव करता हूं, कभी कुछ अनुभव करता हूं, तो आत्म तत्व चित्त की वृत्तियों के रूप वाला हो जाता है। इसे वृत्ति सारूप्य कहते हैं। इसे आप एक तरह से कह सकते हैं ये मिस आइडेंटिफिकेशन है। आत्म तत्व जैसा नहीं है, अपने को वैसा समझने लगता है। और योग शास्त्र और सांख्य शास्त्र के हिसाब से यही दुखों का और बंधन का कारण है। जो चीज मेरी नहीं है उन्हें मैं अपनी समझने लगता हूं, जो चीज आत्म तत्व की नहीं है उन सब के साथ आत्म तत्व, पुरुष तत्व, चेतन तत्व स्वयं को आइडेंटिफाई करता है। इसको कहते हैं वृत्ति स्वरूपता, वृत्ति सारूप्य, वृत्ति के रूप वाला हो जाना, वृत्ति के समान रूप वाला हो जाना। कहां? इतरत्र। जब निरुद्ध अवस्था नहीं होती, जब योग की अवस्था नहीं होती है,
तो आत्म तत्व वृत्ति की स्वरूपता वाला होता है। योग के अनेक आचार्यों ने ना इसको अनेक तरह से समझाया है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप एक मिरर देख रहे हैं और मिरर मिरर जो है ना वो गंदा है। मिरर पर डस्ट लगी हुई है, बहुत ज्यादा डस्ट लगी हुई है, और मैं चेहरा अपना उसमें देखूं तो मुझे मेरा चेहरा जो है ना अजीब सा दिखता है। मिरर गंदा है तो चेहरा भी गंदा दिख रहा है, और मैं ये समझ रहा हूं कि मेरा चेहरा गंदा है, जबकि वास्तव में तो मिरर में समस्या है। ऐसे ही चित्त में उठने वाली वृत्तियों के साथ जब आत्म तत्व मिस आइडेंटिफिकेशन करता है तो वो अपने को सुखी दुखी ऐसा वैसा समझने लगता है। जबकि शुद्ध चैतन्य तत्व तो इस सब से परे है, ऐसा योग शास्त्र और सांख्य शास्त्र में बतलाता है। और जब चित्त की निरुद्ध अवस्था में, जब चित्त में समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब दृष्टा जो है ना अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है। और इतरत्र यदि इससे भिन्न अवस्था रहे, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध न हो, तो फिर जो चैतन्य है, जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, वो वृत्ति के स्वरूप वाला होता है। जैसा वृत्ति है वैसा ही, तो अनेक जैसी जैसी वृत्ति बनती है। जैसे जल में कभी आप चंद्रमा को देखें और जल हिल रहा हो तो आपको चंद्रमा जो है ना वो खंडित रूप में दिखता है, इधर उधर हिलता डुलता सा दिखता है। पानी में आप कभी चंद्रमा देखिए, चांदनी रात में कभी आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं या किसी तालाब के किनारे बैठे हैं और आप चंद्रमा को देख रहे हैं और पानी हिल रहा है, आपको लगता है कि चंद्रमा हिल रहा है। ऐसा नहीं है, चंद्रमा तो नहीं हिल रहा, लेकिन चंद्रमा जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा है वो पदार्थ हिल रहा है, इसलिए हमें ये लग रहा है कि चंद्रमा हिल रहा है। बिल्कुल यही स्थिति यहां भी है। चित्त जिसमें विभिन्न वृत्तियां बन रही हैं, वास्तव में तो वो चित्त की वृत्ति है, लेकिन उन चित्त की वृत्तियों से जीवात्म तत्व पुरुष जो है ना वो स्वयं को आइडेंटिफाई करता है, स्वयं को जोड़ लेता है, उस रूप वाला स्वयं को समझता है, तो चित्त में होने वाली सब चीजों को वो अपना मानता है, जैसे उसके साथ हो रहा। योगी लोग अपनी साधना से बस धीमे धीमे चित्त को उस अवस्था में ले जाके जब वृत्तियों को निरुद्ध कर देते हैं, तो अपने वास्तविक स्वरूप में, उनका आत्म तत्व अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन वो चित्त की निरुद्ध अवस्था है, वो योगियों का मार्ग है। हम लोग उस मार्ग पर कभी बढ़े हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि उस मार्ग पर नहीं तब भी एकाग्रता तक तो जाना है, क्योंकि बिना चित्त की एकाग्रता के, बिना एकाग्रता कब होगी चित्त में? जब सत्व का उद्रेक बहुमात्रा में हो जाएगा, प्रकाश बहुत होगा। तो चित्त की जब एकाग्रता के बिना हमारे जीवन के, इस वर्तमान जीवन के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे, तो इतना तो हम सबको अवश्य करना है। इस योग के पढ़ने का वास्तव में तो लाभ यही होगा कि सत्व का उद्रेक हो, चित्त एकाग्र हो जाए, सुख की अनुभूतियां हो, हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, जीवन में आनंद हो, ये तो कम से कम प्रयोजन सिद्ध हो। समाधि की अवस्था, उससे कैवल्य मिलेगा, ये तो बड़ा प्रयोजन है। लेकिन कम से कम एक जो प्रयोजन जो हम प्राप्त कर सकते हैं, जिस लक्ष्य को, जिस गोल को हम प्राप्त कर सकते हैं, उतना प्रयत्न तो हमें करना ही चाहिए।
ये बुद्धिमान लोग हैं ना, अपने जीवन के ना सर्टेन एक जो है ना नजदीकी गोल होता है और एक दूसरा जो है ना फाइनल गोल होता है, फाइनल डेस्टिनेशन। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन से पहले और भी अनेक अनेक डेस्टिनेशन हम निर्धारित कर लेते हैं कि चलो इतना अचीव करेंगे, इतना अचीव करेंगे, इतना अचीव करेंगे। तो हमारे जीवन की ये जो डेस्टिनेशंस हैं, जो गोल्स हम निर्धारित करते हैं, वो बिना चित्त की एकाग्रता के प्राप्त नहीं हो सकते। तो इस तरह ये बातें हमने, इसलिए स्वरूपावस्थान मैंने कहा अंत में, जब वास्तव में समस्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध और तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, तब दृष्टा का, उस आत्म तत्व का, उस चेतना का स्वरूपावस्थान हो जाता है, अपने रूप में अवस्थिति, अपने रूप में ठहराव, वो जो उसका शुद्ध स्वरूप है। तो इस योग विज्ञान को हमें समझना चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल का पाठ ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे होगा, उसके आगे के टॉपिक पर विचार करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।